7 मई 2025 को पहलगाम में धर्म को लेकर सवाल उठाकर 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी जब अपने गुप्त ठिकानों में चैन की नींद सो रहे थे, तब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात ही उनमें से कई लोगों के लिए आखिरी रात साबित होने वाली है। रात 1:05 से 1:30 के बीच पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीद के आक्के और बहावलपुर तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद, कोटली और भीमबर में स्थित लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिद्दीन के 9 ठिकानों पर 24 मिसाइलें और दर्जनों बम बरसाए गए। रात के अंधेरे में ये आतंकवादी ठिकाने आग के गोले की तरह जल उठे। आसमान धुएं से भर गया और कुछ ही मिनटों में सभी 9 ठिकाने जमीन से मिटा दिए गए। पाकिस्तान में छिपे सभी आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ ये भारत का ऑपरेशन सिंदूर था। पहलगाम में जिन माताओं और बहनों के सामने उनके पतियों को छीन लिया गया था, उनकी अधूरी इच्छाओं का ये बदला था। पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अब तक भारत का सबसे बड़ा अभियान है। पहली बार पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर अंदर प्रवेश कर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के 10 लोग भी शामिल थे। उसके परिवार के सदस्य और 4 सहयोगी भी मारे गए। मृतकों में उसका भाई IC-814 विमान अपहरण का मुख्य योजनाकार अब्दुल रऊफ अजहर भी शामिल था। हमला इतना भयानक था कि सैकड़ों निर्दोष भारतीयों की बेवजह हत्या करने वाले जैश-ए-मोहम्मद के नेता मौलाना मसूद अजहर भी चिल्लाकर कह उठे, काश इस हमले में मैं भी मर जाता। आइए जानें कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा अभियान कैसे चलाया, इसे कैसे अंजाम दिया गया, इसकी योजना कैसे बनाई गई और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के बाद जब पाकिस्तान ने घबराकर भारतीय नागरिकों और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की, तब भारतीय सशस्त्र बलों ने कैसे 11 पाकिस्तानी एयरबेस को नष्ट कर पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। पहलगाम में 4 आतंकवादी ट्रकों से हमला हुआ, 26 पर्यटक मारे गए और 4 आतंकवादी हमला कर जंगल में गायब हो गए। जिन आतंकवादियों ने यह हमला किया और जिन्होंने इसकी साजिश रची, उन्हें उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक सजा का सामना करना पड़ेगा। भारत ने अब पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में फैले 9 प्रमुख आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर एक उच्च सटीकता वाली त्रिसेना कार्रवाई की है। पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तानी ड्रोन रात के आसमान में हमला करने के लिए मंडरा रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने तेजी से लगभग 50 ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया और नागरिकों को आश्वस्त किया कि उनकी मातृभूमि पर कोई भी हमला सफल नहीं होगा। भारतीय सशस्त्र बलों ने वायु रक्षा रडारों को निशाना बनाया। इसके बाद लाहौर की वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पूरी घटना की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 से हुई थी। 20 जून 2025 को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी समूह TRF के 5 से 6 आतंकवादियों ने पहलगाम की बेसरान घाटी को एक जीवित नर्क में बदल दिया था। लोगों से उनके धर्म के बारे में पूछा गया था और हिंदू शब्द सुनते ही उन्हें गोली मार दी जाती थी। क्रूरता तब चरम पर पहुंच गई जब आतंकवादियों ने पुरुषों को उनका धर्म पहचानने के लिए कलिमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। जो लोग इसे पढ़ने में असफल रहे, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इस कायरतापूर्ण हमले में आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली। ये पाकिस्तानी आतंकवाद का पहला मामला नहीं था। पिछले 2 से 3 दशकों में भारत में पाकिस्तान ने कई बड़े आतंकवादी हमले किए हैं, जिनमें 2001 का संसद हमला और 26/11 मुंबई हमला से लेकर पठानकोट, उरी और पुलवामा के हमले शामिल हैं। 2004 में जम्मू और कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग और रियासी में भी हमले किए गए थे। हालांकि पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने क्रूरता की सभी सीमाएं पार कर दी थीं। धर्म के आधार पर आतंकवादियों द्वारा की गई इस निर्मम हत्या ने भारत की सहनशीलता की सीमा को पार कर दिया था। पूरे देश में तीव्र आक्रोश फैल गया था। सबकी आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा था। हर कोई बदला चाहता था। इसी बीच बेशर्म पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने पुराने झूठ को दोहराया। कभी उसने पहलगाम हमले में शामिल अपने आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी बताया, तो कभी इस हमले को एक सुनियोजित घटना कहकर भारत को दोषी ठहराया। उसने पाकिस्तान पर आरोप लगाना शुरू कर दिया।
इस बार पाकिस्तान से सवाल करने के बजाय भारत सरकार ने उसके आतंकवाद पर अपना नियंत्रण और सख्त करने का निर्णय लिया। सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे कूटनीतिक फैसले लिए गए जो पहले कभी नहीं लिए गए थे। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान की 80% कृषि योग्य भूमि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा माना जाता है। भारत द्वारा इन नदियों को अवरुद्ध करना और बिना किसी चेतावनी के एक साथ सारा पानी छोड़ देना पाकिस्तान में सूखा और बाढ़ दोनों ला सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ 4 और कड़े फैसले लिए गए, जिनमें अटारी चेकपोस्ट बंद करना से लेकर SVS वीज़ा रद्द करना शामिल था। भारत में पाकिस्तानी सितारों, क्रिकेटरों, मीडिया हाउस और सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रतिबंधित कर दिया गया और सभी पाकिस्तानी फिल्में, कार्यक्रम और गाने OTT प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए गए। अब भारत पाकिस्तान के आतंकवाद को हमेशा के लिए रोकना चाहता था। इसलिए जब भारत पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए विभिन्न कूटनीतिक कदम उठा रहा था, तब आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना बनाने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें भी चल रही थीं। नरेंद्र मोदी ने बिहार की एक जनसभा में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस हमले में शामिल आतंकवादियों और उसके योजनाकारों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत की 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट हवाई हमले के कारण पाकिस्तान इस बार भी भारत के सैन्य हमले की आशंका कर रहा था। इसलिए पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ लगातार गोलीबारी कर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इसका उद्देश्य विदेशी शक्तियों का ध्यान आकर्षित करना और भारत को किसी भी कदम उठाने से रोकना था। इतने सब के बावजूद भारत पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक व्यापक अभियान की योजना बनाने में व्यस्त था। 19 अप्रैल को दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख उपस्थित थे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने देश से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सशस्त्र बलों को किसी भी कदम उठाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी। भारतीय बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकानों और कर्मियों को निशाना बनाया। सैकड़ों आतंकवादियों को खत्म करने के लिए एक बड़े हवाई हमले का निर्णय लिया गया। खुफिया एजेंसियां RNAW और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के गुप्त ठिकानों की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करने में लगी थी। हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए दृढ़ था। हर अधिकारी पहलगाम हमले के अपराधियों और उनके गुप्त ठिकानों को नष्ट करने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। भारत ने पूरी गोपनीयता बनाए रखी ताकि इस अभियान से जुड़ी कोई भी खबर किसी भी तरह लीक न हो। बहुत कम समय में RNAW और NTRO ने पाकिस्तान और POK के 21 लक्ष्यों के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली और इसे योजना टीम को भेज दिया। योजना टीम ने 21 लक्ष्यों में से 9 उच्च मूल्य लक्ष्यों का चयन किया। इन्हीं स्थानों से पुलवामा, 26/11 और पहलगाम जैसे हमलों की योजना बनाई गई थी और आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया गया था। इन 9 उच्च मूल्य लक्ष्यों पर निगरानी और अवलोकन किया गया। NSA अजीत डोभाल ने इन 9 लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया, 5 मई तक अभियान की रूपरेखा तैयार की और मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी देरी के इन 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने की अनुमति दे दी। पहलगाम की हिंदू महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन का उत्सव मना रही थीं। इसलिए महिलाओं के गायब होने के दावे का बदला लेने के लिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जिसके माध्यम से आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। अभियान शुरू करने से पहले हर छोटे बड़े पहलू की जांच की गई और हर जोखिम का मूल्यांकन किया गया। इस अभियान के लिए राफेल, मिराज 2000 और सुखोई Su-30 MKI जैसे उन्नत, लंबी दूरी के और घातक लड़ाकू विमानों सहित एक शक्तिशाली स्क्वाड्रन तैयार किया गया। इन सभी विमानों को भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर ही संचालित किया जाना था। राफेल और मिराज 2000 अग्रिम मोर्चे से अभियान का संचालन करेंगे, जबकि Su-30 और MKI लड़ाकू विमान वायु रक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। इस अभियान के लिए स्कैल्प, ब्रह्मोस और हैमर जैसे उच्च सटीकता वाले लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग किया जाना था। स्कैल्प क्रूज मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि इसकी मारक क्षमता 550 किलोमीटर तक है। ये अत्यंत सटीकता से लंबी दूरी के लक्ष्यों को नष्ट करती है। ये 130 फीट से भी कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे ये दुश्मन के रडार से बचते हुए उनके बेहद करीब स्थित लक्ष्यों को सीधे नष्ट करने में सक्षम होती है।
इसके अलावा ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल भूमि, समुद्र और आकाश से दागी जा सकती है। ये ध्वनि की गति से 3 गुना तेज चल सकती है और 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अत्यंत सटीकता से लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। फ्रांसीसी तकनीक से बनी हैमर बम, जो 2500 से 1000 किलोग्राम पेलोड ले जा सकती है, बिना जीपीएस सिग्नल के भी 70 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। इस अभियान में स्पाइस 2000 बम का भी उपयोग किया जाना था। इस अभियान में कामिकाज़े ड्रोन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियान से पहले ये ड्रोन दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश कर रियल टाइम निगरानी करते हैं, जिससे सुनिश्चित होता है कि अभियान दल को तुरंत सही जानकारी मिले और अभियान बिना किसी त्रुटि के पूरा हो। इस अभियान के लिए भारत द्वारा चुने गए 9 उच्च मूल्य आतंकवादी लक्ष्यों में से 5 पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे और बाकी 4 पाकिस्तान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 से 100 किलोमीटर के बीच स्थित थे। अभियान के तुरंत बाद यदि कोई स्थलीय या नौसैनिक संघर्ष शुरू होता तो तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए भारत ने अपनी वायुसेना, थल सेना और नौसेना को तैयार रखा था। 6 और 7 मई की रात को मिसाइलों और बमों से लैस राफेल, सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 लड़ाकू विमान उन्होंने भारतीय सीमा के भीतर अपने लक्ष्यों से रणनीतिक रूप से दूर स्थिति ली। रात के अंधेरे में सब कुछ शांत था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकवादी, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या की थी, चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात ही उनकी आखिरी रात होगी। रात 1 बजे के बाद जब गहरी खामोशी छाई हुई थी, भारत ने सबसे पहले नियंत्रण रेखा LOC से मात्र 30 किलोमीटर दूर स्थित पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में लश्कर-ए-तैयबा के सवाई नाला प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया। ये वही कुख्यात अड्डा था जहां से प्रशिक्षित आतंकवादियों ने 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग में तथा 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में भारतीय नागरिकों की हत्या की थी। निगरानी ड्रोन से हरी झंडी मिलने के बाद भारतीय लड़ाकू विमानों ने मिसाइलों और बमों की बारिश शुरू कर दी, जिसने कुछ ही पलों में लश्कर-ए-तैयबा के सवाई नाला शिविर की इमारतों को आग के हवाले कर दिया। चारों ओर से तेज धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी और आसमान काले धुएं से भर गया था। मिसाइल हमलों में कई आतंकवादी मौके पर ही मारे गए और जो बच गए वे ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे दब गए। अगला लक्ष्य नियंत्रण रेखा से लगभग 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में स्थित जैश-ए-मोहम्मद का सैयदना बिलाल कैंप था। ये जैश का अड्डा था जहां नए आतंकवादियों की तैनाती की जा रही थी। नए सदस्यों को हथियार चलाना, विस्फोटक बनाना और आत्मघाती हमलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तीसरा लक्ष्य नियंत्रण रेखा LOC से लगभग 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कोटली में स्थित लश्कर-ए-तैयबा का गुलपुर कैंप था। वहीं से प्रशिक्षित आतंकवादियों ने अप्रैल 2023 और जून 2024 में पुंछ में तीर्थयात्रियों से भरी बसों पर हमला कर निर्दोष यात्रियों की हत्या की थी। निगरानी ड्रोन और खुफिया जानकारी से अनुमति मिलने के बाद दोनों लक्ष्यों पर हमला किया गया। गुलपुर कैंप और सैयदना बिलाल कैंप पर मिसाइलों और बमों की बारिश हुई। हमले इतने तेज, सटीक और घातक थे कि कई आतंकवादी सोते हुए ही मारे गए और अन्य भागने से पहले ही मारे गए। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं और कैंपों में जमा घातक हथियार और विस्फोटक भी नष्ट हो गए, जिससे बाकी आतंकवादी भी मारे गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ लगातार संपर्क में थे और अभियान से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर रहे थे। दूसरी ओर भारतीय लड़ाकू विमानों का अगला लक्ष्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भिम्बर में स्थित लश्कर-ए-तैयबा का बरनाला कैंप और कोटली में स्थित जैश-ए-मोहम्मद का अब्बास कैंप था। बरनाला कैंप में, जहां लश्कर-ए-तैयबा अपने आतंकवादियों को हथियार चलाना, पहचान करना और जंगल में जीवित रहने का प्रशिक्षण देता था, वहां 15 आतंकवादियों को रखने की क्षमता थी। जैश-ए-मोहम्मद के फिदाइयों को अब्बास कैंप में प्रशिक्षित किया जा रहा था। अनुमति मिलते ही आसमान से एक के बाद एक मिसाइलें बरसाई गईं, जिसने दोनों आतंकवादी अड्डों को पूरी तरह मिटा दिया। भयानक विस्फोट में पूरी इमारत तबाह हो गई, हथियारों का भंडार नष्ट हो गया और अधिकांश आतंकवादी मौके पर ही मारे गए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इन 5 आतंकवादी अड्डों को जब मिट्टी में मिलाया जा रहा था, उसी समय भारतीय लड़ाकू विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में रहते हुए पाकिस्तान के भीतर जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के अड्डों को भी नष्ट करने में लगे थे। पाकिस्तान में भारत का पहला लक्ष्य सियालकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद का सर्जल कैंप था, जहां मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर में 4 भारतीय सैनिकों की हत्या में शामिल आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया गया था। इसके अलावा सियालकोट में ही हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया कैंप था, जहां से पठानकोट एयरबेस पर हमले की योजना बनाई गई थी।
भारतीय हवाई क्षेत्र में मौजूद लड़ाकू विमानों ने सियालकोट के इन दोनों आतंकवादी अड्डों पर मिसाइलें और बम गिराए, जो अपने सटीक लक्ष्यों पर फटकर कुछ ही पलों में दोनों अड्डों को खंडहर में बदल दिया। एक समय आतंक का अड्डा रही हर ईंट और दीवार अब राख में बदल गई। इन अड्डों के साथ साथ वे जहरीले इरादे भी खत्म हो गए। भारत के खिलाफ साजिशें और सोच भी दबकर खत्म हो गईं। सियालकोट में तबाही मचाने के बाद भारतीय लड़ाकू विमानों ने सीमा से 18 से 25 किलोमीटर दूर मुरीड के में स्थित लश्कर तैयबा के मरकज तैयबा कैंप को निशाना बनाया। ये वही आतंकी अड्डा था जहां 1990 से आतंकवाद पनप रहा था। यहीं 2008 के 26/11 मुंबई हमले के लिए अजमल कसाब और उसके 9 साथियों को प्रशिक्षण दिया गया था और 26/11 के साजिशकर्ता डेविड हेडली और तहव्वुर राणा को भी यहीं तैयार किया गया था। अभियान में तैनात सैनिकों के सामने जब इस गुप्त ठिकाने के स्थानांक उजागर किए गए, तब उनके दिलों में वर्षों से दबा हुआ आक्रोश भड़क उठा। ये केवल एक लक्ष्य नहीं था, बल्कि मानवता के हत्यारों का अड्डा था। इस घटना ने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया था। इसलिए एक पल भी व्यर्थ न करते हुए मिसाइलें और बम पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली के रडार को चकमा देते हुए, गर्जना करते हुए, आसमान चीरते हुए मरकज तैवान शिविर पर इतनी प्रचंड शक्ति से गिरे कि वहां की धरती कांप उठी, आसमान गूंज उठा और कुछ ही पलों में मरकज तैवान का आतंक का किला ध्वस्त हो गया। भारत ने पाकिस्तान के संरक्षण में पनपे 8 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था, लेकिन एक ठिकाना बचा हुआ था जो जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा मजबूत गढ़ था। ये आतंकी ठिकाना जैश-ए-मोहम्मद का था, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित था। इसका मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह था। यहीं जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का जन्म हुआ था और यहीं उन्होंने अपने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की नींव रखी थी। इसी ठिकाने से 2001 के संसद हमले, जम्मू और कश्मीर विधानसभा पर हमले, 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले और 2019 के पुलवामा हमले की योजना बनाई गई थी। इन हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत ने इस आतंकी ठिकाने पर एक ब्रह्मोस मिसाइल दागी। कुछ ही मिनटों में जैश का मुख्यालय मलबे में तब्दील हो गया और मौलाना मसूद अजहर के कई रिश्तेदार और शीर्ष कमांडर मारे गए। रात 1:05 पर शुरू हुए इस अभियान में मात्र 25 मिनट के भीतर 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया और 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इस अभियान में जैश प्रमुख मसूद अजहर का भाई और इंडियन एयरलाइंस के IC-814 विमान अपहरण का मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया, जबकि उसके 2 साले और जैश के शीर्ष कमांडर मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी और हाफिज मोहम्मद जमील भी मारे गए। इसके अलावा लश्कर के 2 शीर्ष कमांडर खालिद और मुदस्सर खादियान खास भी मारे गए। भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर के कारण जैश प्रमुख मसूद अजहर की हालत इतनी खराब हो गई कि इस हमले में उसके 10 रिश्तेदारों की मौत के बाद वो और भी टूट गया और जब उसके 4 करीबी दोस्त मारे गए तो वो इतना व्यथित हो गया कि उसे कहना पड़ा, काश इस हमले में मैं भी इनके साथ मर जाता। हैरानी की बात यह थी कि भारत के इस अभियान से लगभग 3 घंटे पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने इंस्टाग्राम पर भारत का मजाक उड़ाते हुए एक संदेश पोस्ट किया था, नींद का सैलाब, क्योंकि PAF जाग चुका है। मात्र 3 घंटे बाद ही भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर उन्हें असली नींद से जगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के कुछ घंटों बाद 7 मई की शाम को भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच पर मौजूद थे विदेश सचिव विक्रम मिस्री, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी। ये कोई सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये उन आतंकवादियों के लिए एक प्रतीकात्मक जवाब था जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर चुन चुनकर लोगों की हत्या की थी और उनकी पत्नियों, बहनों और माताओं से कहा गया था कि जाकर अपनी सरकार को बताओ कि उन्होंने क्या किया है। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी। एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला कमांडर को एक साथ प्रस्तुत करके भारत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की सांप्रदायिक सोच पर करारा प्रहार किया, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के माध्यम से भारत में राष्ट्रीय विभाजन चाहते हैं। विंग कमांडर व्योमिका ने लाइव प्रसारित फुटेज के जरिए घोषणा की कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया, किसी भी पाकिस्तानी मैल्य प्रतिष्ठान को नहीं।
हालांकि यदि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो भारतीय बल उचित जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभियान के तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों को ब्रीफ किया और स्पष्ट किया कि तनाव बढ़ाना भारत का उद्देश्य नहीं है, लेकिन यदि पाकिस्तान कोई कदम उठाता है तो उसका परिणाम भयावह होगा। दुनिया के कई प्रमुख देशों ने भारत के इस अभियान को आतंकवाद के खिलाफ एक आवश्यक कदम के रूप में सराहा है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि पहली बार भारत के विपक्षी दलों ने भी कोई सबूत नहीं मांगा और न ही कोई सवाल उठाया। सभी ने सेना की प्रशंसा की, सरकार का समर्थन किया और आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकता को उजागर किया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को देखकर पाकिस्तान के शासक स्तब्ध रह गए थे। भारत ने इतना बड़ा अभियान क्यों शुरू किया, ये वे समझ नहीं पा रहे थे। पाकिस्तान ने इतनी सटीकता से यह हमला कैसे कर लिया? 9 आतंकवादी ठिकाने नष्ट हो गए थे और उनके खंडहरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं। पाकिस्तान अब इस हमले से इनकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन खुद को पीड़ित के रूप में दिखाने का पुराना नाटक फिर शुरू कर दिया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तारार ने विदेशी समाचार माध्यम स्काई न्यूज़ को एक साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तान एक निर्दोष देश है और यहाँ कोई आतंकवादी शिविर नहीं है, बल्कि हम खुद ही आतंकवाद के शिकार हैं। लेकिन उसी साक्षात्कार में समाचार प्रस्तोता याल्दा हकीम ने उनका मुखौटा उतार दिया। प्रस्तोता ने उन्हें पाकिस्तानी नेताओं के पिछले बयानों की याद दिलाई, जब पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और वर्तमान मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुले तौर पर स्वीकार किया था कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवादी संगठनों को आश्रय देता आ रहा है। जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई आतंकवादी शिविर नहीं है, तब आप जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो कहा, बेनजीर भुट्टो ने जो कहा और सिर्फ एक हफ्ते पहले आपके रक्षा मंत्री ने जो कहा, उसके खिलाफ जा रहे हैं। प्रस्तोता ने यह भी याद दिलाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को बताए बिना वहां प्रवेश कर उसामा बिन लादेन को मार दिया था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करता था। इन सभी सच्चाइयों को सुनने के बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री निरुत्तर हो गए। आतंकवाद के साथ पाकिस्तान की संलिप्तता की सीमा एक बार फिर स्पष्ट हो गई, जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी और पाकिस्तान सेना के सैनिक एक साथ दिखाई दिए। उन आतंकवादियों के शव पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए थे। ये तस्वीरें दुनिया भर में फैल गईं और दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान कितनी खुलकर आतंकवाद का समर्थन करता है। इसके बावजूद 9 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $1 बिलियन से अधिक का नया ऋण मंजूर किया, जबकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान इस ऋण का उपयोग अपने विकास के लिए नहीं, बल्कि भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए करेगा। ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि दुनिया की कुछ संस्थाएं पृथ्वी से आतंकवाद खत्म करने की बात तो करती हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती। पाकिस्तान जो आतंकवादियों की मौत पर शोक व्यक्त करता है, उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अपनी पाखंडपूर्ण छवि दिखाई। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया ब्लूमबर्ग से कहा कि अगर भारत हमला बंद कर दे तो हम जवाबी हमला नहीं करेंगे। लेकिन यही वो पाकिस्तान है जिसके पास दिखावे के लिए एक बात और असल में करने के लिए दूसरी बात होती है। और जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को एक शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था, तब उसकी सेना नियंत्रण रेखा के साथ युद्ध विराम का उल्लंघन कर भारत के कई नागरिक क्षेत्रों पर हमला कर रही थी। पाकिस्तान ने पुंछ में सबसे भयानक गोलाबारी की, जिसमें 4 बच्चों सहित 12 निर्दोष लोग मारे गए। भारतीय सेना के लांस नायक दिनेश कुमार भी शहीद हो गए। लेकिन पाकिस्तान यहीं नहीं रुका, उसने भारत के खिलाफ एक बड़े सैन्य हमले की कोशिश की। 7 और 8 मई की रात के बीच पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके जम्मू और कश्मीर, पंजाब और गुजरात के 15 शहरों में भारतीय सैन्य ठिकानों, नागरिक क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान के इस दुष्ट इरादे के बारे में भारत पहले से ही सतर्क था। जैसे ही ये ड्रोन और मिसाइलें भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करतीं, भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली उन्हें हवा में ही भूसे की तरह नष्ट कर देती। इस प्रणाली में S-400, इजरायली बाराक 8 और स्वदेशी आकाश वायु रक्षा प्रणाली शामिल हैं, जिन्हें दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। भारत का S-400, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, 600 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन की मिसाइलों का पता लगा सकता है और 400 किलोमीटर के भीतर हवा में ही दुश्मन को नष्ट कर सकता है। स्वदेशी आकाश वायु रक्षा प्रणाली ने भी पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 मई की शाम भारत ने पाकिस्तान की घृणित गतिविधियों का इतना जबरदस्त जवाब दिया कि विस्फोटों की गूंज लाहौर और सियालकोट से लेकर इस्लामाबाद तक फैल गई।
भारत ने हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान के कई वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। इजराइल से खरीदे गए ये हार्पी ड्रोन एंटी रेडिएशन सीकर से लैस हैं, जो दुश्मन के रडार सिग्नल का पता लगाकर स्वतः उन पर हमला करते हैं। ये ड्रोन 9 घंटे तक हवा में स्थिर रह सकते हैं और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS काम न करने पर भी हमला कर सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग करके भारत ने लाहौर में स्थित चीन से खरीदी गई पाकिस्तान की मुख्य वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक थी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की प्रतिक्रिया। उन्होंने दावा किया कि हमने भारतीय ड्रोन को इसलिए नहीं रोका क्योंकि इससे हमारे गुप्त स्थान उजागर हो सकते थे। ये बचकाना तर्क पाकिस्तान की कमजोरी को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। भारत की जवाबी कार्रवाई यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में भी हमला किया। प्रांत में एक पाकिस्तानी AWAS विमान को भी मार गिराया गया। आई ऑफ द स्काई के नाम से जानी जाने वाली ये प्रणाली 400 किलोमीटर से अधिक दूरी से दुश्मन के हवाई गतिविधियों की निगरानी करती है। इसके अलावा भारत ने 8 मई को 2 पाकिस्तानी JF-17 लड़ाकू विमान और एक F-16 लड़ाकू विमान को भी मार गिराया। घबराए हुए पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात भारतीय सैन्य और नागरिक इमारतों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगभग 300 से 400 तुर्की ड्रोन भारत भेजे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान एक नागरिक विमानन कंपनी की आड़ में भारत पर हमला कर रहा था, जिससे उसके नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल दिया गया। यहां तक कि संघर्ष के दौरान भी देश ने वाणिज्यिक उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खुला रखा। पाकिस्तान के इस कदम के बावजूद भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली ने एक बार फिर हवा में ही उनके मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने हार न मानते हुए 9 और 10 मई की रात ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस शुरू किया, जिसके जरिए उसने भारत के 26 रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने की असफल कोशिश की। इस बार पाकिस्तान ने फतह जैसे लंबी दूरी के मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ छिटपुट नुकसान के अलावा भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने इन हमलों को विफल कर दिया। चूंकि पाकिस्तान के सभी हमले असफल हो रहे थे, इसलिए उसने भारत के खिलाफ झूठा प्रचार शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना और सरकार पहले ही एक झूठा दावा कर चुकी थी कि पाकिस्तान ने राफेल सहित 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। 3 राफेल, एक Su-30 और एक MiG-29 सहित 5 भारतीय विमानों को मार गिराया गया है। जब एक विदेशी चैनल पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से सबूत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। प्रस्तुतकर्ता ने तुरंत जवाब दिया, सोशल मीडिया की सभी सामग्री के बारे में बात करने का समय नहीं है, माफ कीजिए, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं। लेकिन केवल रक्षा मंत्री ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेना और देश के मीडिया भी झूठ के सागर में बह गए। कभी दावा किया गया कि पाकिस्तान के साइबर हमले से भारत के 70% बिजली ग्रिड को निष्क्रिय कर दिया गया है। कभी कहा गया कि पाकिस्तान ने मिसाइल से भारत की S-400 प्रणाली को नष्ट कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि फर्जी खबरों की ये लहर केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं थी। कुछ भारतीय मीडिया ने भी फर्जी खबरें प्रकाशित की थीं। ऐसे दावे किए गए थे जो तथ्यात्मक रूप से असत्य थे। चीन और कुछ पश्चिमी देशों के समाचार माध्यम भी इस फर्जी खबरों की धारा में शामिल हो गए थे। विभिन्न समूहों ने भी अपने हितों को नजरअंदाज करते हुए भारत के खिलाफ झूठा दुष्प्रचार चलाया। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध का ही एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से जानबूझकर लोगों को भ्रमित कर एक झूठी कहानी तैयार की जाती है। इस स्थिति में भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की तथ्य जांच टीम सक्रिय हो गई और सामाजिक तथा मुख्य धारा के प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित फर्जी सामग्री की पहचान कर सच उजागर करने लगी। भारत स्पष्ट रूप से समझ चुका था कि आतंकवादी ठिकानों के नष्ट होने से विचलित पाकिस्तान किस तरह भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इसलिए इस बार भारत ने ऐसी ताकत से जवाब दिया कि पाकिस्तान कांप उठा। इसके प्रतिशोध में भारत ने पाकिस्तान वायुसेना के कई सैन्य एयरबेस पर हमला किया। 8 से 10 मई के बीच भारत ने पाकिस्तान के 11 सैन्य एयरबेस नष्ट कर दिए। भारत के निशाने पर आए एयरबेस में नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, पासरूर, चुनियान, सरगोधा, स्कार्दू, भोलारी और जेकोबाबाद जैसे महत्वपूर्ण एयरबेस शामिल थे। ये सभी स्थान पाकिस्तान की ऑपरेशनल योजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। कुछ स्थानों से ड्रोन युद्ध कमांड संचालित किया जा रहा था, साथ ही वायु रक्षा प्रणाली और लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई थी।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण था रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस। ये पाकिस्तान के एयर मोबिलिटी कमांड का नर्व सेंटर है, जहां से इसके उप क्षेत्रीय हवाई चेतावनी प्रणाली, C-130 परिवहन विमान और IL-78 एयर टैंकर संचालित होते हैं। महत्वपूर्ण रूप से नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के मुख्यालय के बहुत करीब स्थित है, जो पाकिस्तान के लगभग 170 परमाणु हथियारों की निगरानी करता है। भोलारी एयरबेस पर हमले में पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा, जहां स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ सहित कई दर्जन पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई लड़ाकू विमान पूरी तरह नष्ट हो गए। भारतीय वायुसेना ने कराची के निकट सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया, जिसमें सबसे बड़ा हमला कराची के मालीर कैंटोनमेंट में हुआ, जहां एक सटीक हमले में पाकिस्तान के एक सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल बेस को नष्ट कर दिया गया। इस प्रतिशोधात्मक हमले में भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का उपयोग कर पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया और पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% ढांचे को नष्ट कर दिया। साथ ही उन पोस्ट और लॉन्च पैड को निशाना बनाया जहां से भारत की ओर ड्रोन और मिसाइलें दागी जा रही थीं। सिर्फ 3 से 4 दिनों के भीतर पाकिस्तान की पूरी रक्षा संरचना उजागर हो गई थी। भारत के सीधे हमलों ने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को बेनकाब कर दिया। जब स्थिति एक पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ती दिख रही थी, तब पाकिस्तान अपनी रक्षा संरचना को टूटते हुए देख भारत के हाथों पिछली हारों को याद करने लगा। दोनों देशों के बीच आखिरी युद्ध लगभग 26 साल पहले 1999 में हुआ था। पाकिस्तान की एक घुसपैठ के बाद कारगिल युद्ध शुरू हुआ और भारतीय सेना ने लगभग 2 महीनों के भीतर पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले 1971 का युद्ध था, जिसमें पाकिस्तान को अपने इतिहास की सबसे अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में मात्र 13 दिनों के भीतर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पाकिस्तान ने इस युद्ध की कीमत के रूप में अपने देश का आधा हिस्सा खो दिया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारत ने 1965 और 1947-48 के युद्धों में भी पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था, और ये सब तब हुआ था जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत आशाजनक नहीं थी। लेकिन आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 या 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान अभी भी IMF और चीन के कर्ज पर टिका हुआ है। यहाँ तक कि सैन्य शक्ति में भी भारत हर दृष्टि से पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। भारत आगे है, चाहे सैनिकों की संख्या हो या हथियारों की तकनीक, हर क्षेत्र में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। संभवतः यही वास्तविकताएं पाकिस्तान को जवाबदेह बनने के लिए मजबूर कर रही थीं और परिणाम स्वरूप 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के पुलिस महानिदेशक DGMO को भारत के DGMO से युद्ध विराम का अनुरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद दोनों देशों ने दोनों पक्षों के सैन्य अभियानों को रोकने पर सहमति जताई। उल्लेखनीय है कि भारत ने इसे युद्ध विराम के रूप में नहीं माना था, बल्कि आवश्यक समय के लिए सैन्य अभियानों के अस्थायी स्थगन के रूप में देखा था। भारत ने पाकिस्तान पर यह शर्त भी लगाई कि भविष्य में पाकिस्तान की ओर से किसी भी आतंकवादी हमले को सीधे युद्ध की घोषणा माना जाएगा और उसका जवाब युद्धकालीन कार्रवाई के रूप में दिया जाएगा। इसके माध्यम से दोनों देशों ने औपचारिक रूप से सैन्य अभियानों के स्थगन की घोषणा की। हालांकि भारत के इस निर्णय ने पूरे देश में कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब भारत इतनी मजबूत स्थिति में था, तो युद्ध विराम पर विचार क्यों किया गया। इस सवाल का एक और पहलू ये था कि इसके बाद क्या पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां बंद करेगा। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आतंकवाद है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि भारत और पाकिस्तान की घोषणा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने का श्रेय लेने की कोशिश की, जिससे ये सवाल उठा कि क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में यह फैसला लिया। बाद में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को यह धमकी देकर संघर्ष रोक लिया कि यदि ये सहमत नहीं हुए तो अमेरिका उनके साथ व्यापार बंद कर देगा। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के परिणाम स्वरूप ही संघर्ष समाप्त हुआ और किसी तीसरे देश ने हस्तक्षेप नहीं किया। पाकिस्तान के युद्ध विराम पहल के पीछे एक और कारण सामने आया। चूंकि भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर हमलों के दौरान सरगोधा एयरबेस को निशाना बनाया था, इसलिए किराना हिल्स का मुद्दा भी विश्व भर में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो, सैटेलाइट चित्र और नक्शे फैलने लगे, जिनमें दावा किया गया कि भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा जिले के किराना हिल्स पर हमला किया। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री किराना हिल्स को एक संवेदनशील क्षेत्र मानती है,
पाकिस्तानी सेना इन पहाड़ियों के भीतर सुरक्षित गुफाओं में अपने परमाणु हथियार छिपा कर रखती है। किराना हिल्स पर हमले की घटना ने इस अटकल को जन्म दिया कि भारत ने इसे निशाना बनाकर पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत पाकिस्तान की हर गतिविधि से अवगत है और कहीं भी हमला करने में सक्षम है। ये बहुत संभव है कि भारत की इस आक्रामक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई ने पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियार निष्क्रिय हो जाने के डर से डरा दिया, जिसके कारण उसने आगे के संघर्ष से बचने के लिए विदेशी शक्तियों से मदद मांगी। हालांकि बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एयर मार्शल A.K. भारती से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए रहस्यमय ढंग से जवाब दिया, किराना हिल्स में कुछ परमाणु प्रतिष्ठान हैं, ये बताने के लिए धन्यवाद। हमें इसके बारे में पता नहीं था और हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया। युद्ध विराम के बाद सभी को उम्मीद थी कि पाकिस्तान, जो कई दिनों से भारत की ओर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा था, वो अपनी कार्रवाइयां बंद करेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान कभी अपनी बात नहीं निभाता, हर बार झूठ और साजिश का सहारा लेता है। पाकिस्तान हारने के बाद फिर उठ खड़ा होता है, जीतने पर तुरंत आत्मसंतुष्ट में डूब जाता है। युद्ध विराम के दोहराव में पाकिस्तान ने मात्र 3 घंटे बाद ही युद्ध विराम का उल्लंघन किया और भारत पर मिसाइल और ड्रोन हमले करके दर्जनों भारतीय शहरों को निशाना बनाया। भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और एक प्रतिशोधात्मक हमला किया, जिसने पाकिस्तान को अगले दिन ऐसी हरकतें दोहराने से रोक दिया। 11 मई की शाम को नौसेना के महानिदेशक DGMO ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 7 मई की रात भारत के सटीक हमलों में आतंकवादियों के लॉन्च पैड को हुए भारी नुकसान को उजागर किया। प्रतिशोधात्मक हमलों में क्षतिग्रस्त पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही की तस्वीरें भी शेयर की गईं। नौसेना के महानिदेशक वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा कि इस अभियान के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को पूरी तरह घेर रखा था और उन्हें बंदरगाह छोड़ने से रोका था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि पाकिस्तान फिर हमला करने की हिम्मत करता है तो उसे पता है कि उसे किसका सामना करना पड़ेगा। 12 मई रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में राष्ट्र को संबोधित किया। पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी बहनों का सिंदूर मिटा दिया गया था, इसीलिए भारत ने इन आतंकियों का अंत कर दिया। इलाके तबाह हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि जब पाकिस्तानी सेना ने बेतहाशा भारत पर हमला करने की कोशिश की, तब भारतीय सेना के जवाबी हमले में मात्र 3 दिनों के भीतर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान सुरक्षा के लिए दुनिया से गुहार लगाने लगा। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट कहा कि हमने केवल पाकिस्तानी आतंकी और सैन्य ठिकानों के खिलाफ अपनी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई को स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम का आकलन उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर करेंगे। भारत कभी भी आतंकवाद को समर्थन देने वाली सरकार और उसके आकाओं को अलग अलग नहीं मानेगा। प्रधानमंत्री ने दुनिया को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद जहां से भी उत्पन्न होगा, भारत कठोर कार्रवाई करेगा और भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते और ना ही पानी और खून एक साथ बह सकते हैं। यदि पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो वो केवल आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। प्रधानमंत्री का यह भाषण और भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर इस बात की घोषणा है कि भारत ने अब पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ एक नई रेखा खींच दी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान उस रेखा को समझता है या नहीं। यदि उसकी सरकार और सेना आतंकवाद को बढ़ावा देती रहती है तो वो दिन दूर नहीं जब यही आतंकवाद पाकिस्तान को ही नष्ट कर देगा।